करवा चौथ की रात यूपी के बलरामपुरा क्षेत्र में रहने वाली मधु अपने पति शिवा का इंतजार कर रही थी। आसपास रहने वाली सभी औरतें बेहद खुश थी, उनके पति उनके साथ थे और वो खुशी खुशी अपने करवा चौथ का व्रत खोल रही थी। लेकिन मधु सिर्फ शिवा का इंतजार कर रही थी और पूरी रात निकल जाती है लेकिन शिवा नहीं लौटता है। मधु काफ़ी दुखी दिखाई दे रही थी, लेकिन ये इंतज़ार सिर्फ उस रात का नहीं था, बल्कि ये इंतज़ार लंबा होता जाता है और लगभग 4 महीने बीत जाते हैं। और 4 महीने बाद सामने आता है एक खौफनाक सच। एक दिन अचानक मधु के घर पुलिस आती है और उसके घर का सेप्टिक टैंक खोल करके देखती है तो पुलिस की आंखें चौंधी हो जाती है। पुलिस देखती है कि जो शिवा लगभग 4 महीने से गायब था वो खुद के ही घर के सेप्टिक टैंक के अंदर कटे हुए टुकड़ों में था, यानी कि उसकी बॉडी को अलग अलग टुकड़ों में काट करके उसी सेप्टिक टैंक में डाल रखा था, खुद के घर के सेप्टिक टैंक के अंदर ही। साल 2013 यूपी के बलरामपुरा क्षेत्र में एक माँ और बेटा एक साथ रहा करते थे, यानी कि सिर्फ अकेले। उसके अलावा उस घर में और कोई सदस्य नहीं था। बेटे का नाम था शिवा। हाल फिलहाल में शिवा के पिता की मृत्यु हुई थी, जिसके बाद घर की सारी जिम्मेदारियां शिवा के कंधों पर आ चुकी थी और उस सदमे से उसकी माँ उबर नहीं पाई थी, इसलिए उसकी हालत ज़्यादातर खराब रहा करती थी, यानी कि वो बीमार रहा करती थी। अब इन्हीं सब कारणों से शिवा की मानसिक स्थिति भी लगभग बिगड़ने लगी थी। अब इन्हीं हालातों के बीच में शिवा की नौकरी लखनऊ में एक सेल्स मार्केटिंग कंपनी के अंदर लग जाती है। काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद में उसको बलरामपुरा और उसके आसपास का इलाका मिलता है नौकरी करने के लिए। चूँकि वो अपनी माँ को छोड़ नहीं सकता था अकेला, और अकेला जाकर के लखनऊ नहीं रह सकता था, इसलिए उसने ये सारी कोशिशें की कि किसी भी प्रकार से मुझे ऐसी नौकरी मिले जिससे मैं बलरामपुरा और उसके आसपास के क्षेत्र में ही रह सकूं, जिससे कि मैं टाइम टाइम पर अपनी माँ की देखभाल कर सकूं। लाइफ के इन्हीं स्ट्रगल्स के बीच में शिवा का रिश्ता लखनऊ की रहने वाली मधु अस्थाना से तय होता है। जल्दी ही दोनों की शादी भी हो जाती है। दोनों की आंखों में एक नई शुरुआत की उम्मीद थी। अब शादी के बाद में शिवा मधु और माँ दोनों को लेकर के लखनऊ आ जाता है। लखनऊ के रहीम नगर में शिवा के मुंह बोले मामा उनको अपना एक मकान दे देते हैं, जिसके अंदर वो खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं। अब शिवा के पास रहने के लिए छत थी एक अच्छे शहर लखनऊ के अंदर। माँ उसके साथ थी, साथ में उसकी पत्नी मधु भी थी, यानी कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और लग रहा था कि अब शायद जिंदगी वापस पटरी पर लौटने लगी है। एक दिन शिवा अपने काम से घर लौटता है और घर लौट करके देखता है कि मधु ड्रेसिंग टेबल के सामने होकर के अपने बाल संवार रही थी। वो आकर के मधु को बड़े प्यार से बोलता है कि मधु, तुम्हारे आने से मेरी ज़िंदगी अब धीरे धीरे ठीक होने लगी है। मतलब जब से तुम आई हो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में अब धीरे धीरे वो सब कुछ मुझे मिलने लगा है जिसकी मैं परवाह करता था या फिर जिसकी मैं चाह रखता था। इस पर मधु मुस्कुरा करके कहती है कि तुम्हारी ज़िंदगी नहीं, हम दोनों की ज़िंदगी, मतलब हम दोनों की ज़िंदगी अब अलग नहीं है, एक ही ज़िंदगी है और जो भी होगा हम साथ मिलकर के सुख हो या दुख हो दोनों को बांट सकते हैं। काम के सिलसिले में शिवा को अब भी बलरामपुरा क्षेत्र में जाना पड़ता था और वो वहाँ सारे दिन भर काम करता। शाम को आकर के मधु के साथ बैठता, चाय की चुस्कियाँ लेते हुए दिन भर का सारा हाल बताता। यानी कि अब दोनों की ज़िंदगी में कुछ भी कमी नहीं रह गई थी। दोनों साथ मिलकर के अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन कभी कभी काम ज़्यादा होने की वजह से शिवा को बलरामपुरा में ही रुकना पड़ता था और जब वो बलरामपुरा में रुकता तो घर पर मधु अकेली रह जाती। यानी कि होने को तो उसकी सास भी उसके साथ होती, लेकिन उसकी सास की दिमागी हालत ठीक नहीं थी जिससे कि वो उससे ही बात करके समय व्यतीत करे, इसलिए वो ज़्यादातर अकेली पड़ जाती थी और उसका टाइम काफ़ी कठिनाई से कटता था। और ऐसे ही एक दिन जब शिवा बलरामपुरा जाने की तैयारी कर रहा था तो उस समय पहले तो मधु चुपचाप खड़ी देखती रहती है, लेकिन जब वो जाने लगता है तब कहती है कि क्या तुम मुझे इसी तरीके से छोड़ करके जाते रहोगे? तो शिवा बोलता है क्यों, क्या हुआ? तब मधु कहती है कि देखो, जब भी तुम जाते हो मैं यहाँ पर अकेली रह जाती हूँ, मेरे पास कोई है भी नहीं जिससे मैं बात करके समय काट सकूँ। इस पर शिवा कहता है कि देखो, काम करना भी तो ज़रूरी है, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो फिर हमारा घर कैसे चलेगा। अब मधु कुछ नहीं बोलती है, लेकिन अपनी नज़रें फेर लेती है और धीरे धीरे ये शिकायत मन की गांठ बन जाती है, मतलब दिल का दर्द जो कि अब धीरे धीरे बाहर आने लगा था। मधु के लिए अब इस तरीके से रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। वो नहीं रह पा रही थी अकेले एक घर के अंदर कैद होकर के। अब इसी बीच मधु 2 बार माँ बनने वाली थी। खुशियाँ लौटने की उम्मीदें ज़रूर थी, लेकिन दोनों बार खुशियाँ चौखट से ही वापस लौट गई। दोनों बार डिलीवरी के वक्त मधु के बच्चे की मौत हो जाती है।
जिससे कि एक बार फिर से माँ बनने का सपना उसका अधूरा रह जाता है और घर के अंदर उसका जो अकेलापन था वो वैसे के वैसे बना रहता है। पास ही में शिवा की मौसी जी का घर था। उन्होंने एक लड़का गोद लिया था जिसका नाम था नीरज, और नीरज लगभग शिवा का हम उम्र था। एक दिन अचानक नीरज उनके घर आता है। जब नीरज घर आया तो उस वक्त शिवा और मधु दोनों एक कमरे में बैठ करके बातें कर रहे थे। वो जैसे ही शिवा को दिखता है तो शिवा बोलता है कि अरे नीरज, आज तो काफ़ी दिन बाद दिखाई दिए, और सब कैसे हैं, घर पे सब कैसे हैं? नीरज हंसते हुए कहता है कि भैया सब घर पर बढ़िया हैं, मैं भी अच्छा हूँ। उसके बाद में नीरज को बैठने के लिए कहता है तो नीरज अंदर आके शिवा के साथ बैठ जाता है। मधु चाय बनाने के लिए चली जाती है। जब तक मधु चाय बना रही थी, नीरज और शिवा आपस में बातें कर रहे थे। शिवा कह रहा था कि नीरज देखो, तुम्हारा घर पास में ही है, आते जाते रहा करो, तुम आते जाते रहोगे, हमारा भी मन लगा रहेगा। तो इस पर नीरज कहता है कि जी ज़रूर भैया। कुछ देर बाद मधु चाय बना कर के लाती है, दोनों को चाय देती है। नीरज चाय पीते हुए कहता है कि वाह, चाय तो काफ़ी अच्छी है। इस पर मधु कहती है कि चलो, किसी ने तो तारीफ़ की मेरी चाय की, तुम्हारे भैया तो कभी तारीफ़ भी नहीं करते। इस पर नीरज थोड़ा हंसते हुए कहता है कि भैया देखो, कितनी अच्छी पत्नी है आपकी, तारीफ़ तो बनती है। इसी तरीके से तीनों कुछ देर तक हंसी मजाक करते रहते हैं। फिर नीरज कहता है कि चलो, मुझे अब चलना चाहिए। इस पर शिवा कहता है कि मधु, नीरज मेरा भाई ही नहीं बल्कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। जिसके बाद में नीरज वहाँ से चला जाता है। अब 2 दिन बाद वापस से नीरज एक बार फिर शिवा के घर आता है। उस टाइम पर शिवा घर पर नहीं था, सिर्फ मधु घर पर थी। वो अंदर आता है, पूछता है कि शिवा भैया कहाँ गए? तो मधु कहती है कि वो तो यहाँ रहते ही कहाँ हैं, वो तो काम पर चले जाते हैं, सारे दिन भर बाहर रहते हैं, कभी कभार तो रात को भी नहीं आते हैं। मतलब मैं एक तरीके से यहाँ पर अकेले ही रहा करती हूँ। नीरज समझ जाता है कि मधु शिकायत कर रही है, तो वो कहता है कि हाँ, तुम्हारा मन भी नहीं लगता होगा यहाँ पर अकेले का। तुम्हारी सास यानी कि मेरी मौसी का भी होना ना होना लगभग बराबर है, क्योंकि वो मानसिक तौर पर सही नहीं है, तो उनसे भी बातचीत क्या ही करती होंगी। इस पर मधु कहती है कि हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मैं ज़्यादातर खुद को अकेला ही महसूस करती हूँ। फिर दोनों जाकर के अंदर बैठते हैं। काफ़ी देर तक बातचीत चलती है। घर, बाहर, मोहल्ला, गली, काम, सब की बातें होती है। वक्त काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। फिर नीरज कहता है कि लो, मेरा ये नंबर है, आप मेरा नंबर रख लीजिए। कभी भी शिवा भैया यहाँ पर ना हो, कोई भी काम पड़ता रहे, तो आप मुझे कभी भी बेझिझक कॉल कर सकते हो। यानी कि आप मुझसे किसी भी काम के लिए कह सकते हो, मैं आपका आते जाते काम कर दिया करूँगा। क्योंकि नीरज को पता था कि शिवा यहाँ पर कम ही रहता है, तो उसे लगा शायद कोई काम पड़ जाए तो मधु किससे कहेगी, तो इसीलिए वो मधु को अपना नंबर दे देता है। इसके बाद में वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वो वापस मधु के फ़ोन पर कॉल करता है, और जब मधु बोलती है कि हाँ बताओ नीरज, तो वो कहता है कि मैंने इसलिए कॉल किया था कि आपने मेरा नंबर सेव किया या फिर नहीं। इस पर मधु कहती है कि हाँ, अभी मैं आपके नंबर को सेव कर लेती हूँ। अब नीरज का शिवा के घर पर आना जाना काफ़ी ज़्यादा हो गया था, यानी कि हर 1-2 दिन में वो शिवा के घर चक्कर लगा जाता। शिवा ज़्यादातर बाहर ही रहता था, तो घर पे उसे मधु ही मिला करती थी। अब दोनों आपस में बातचीत करते रहते, दोनों को ही एक दूसरे से बातें करना अच्छा लगता था। मधु का भी अकेलापन दूर हो जाता था, उसका समय कट जाता था, और नीरज को भी उसके घर आना जाना और उनसे बातें करना काफ़ी अच्छा लगता था। इसलिए अब दोनों का आपस में मिलते रहना, बातचीत करते रहना, आते जाते रहना लगभग आम हो चुका था। लेकिन इस बार नीरज को घर आए हुए काफ़ी ज़्यादा दिन हो चुके थे। मधु उसका इंतज़ार करती रहती, लेकिन नीरज आता ही नहीं था। एक दिन मधु नीरज के पास कॉल करती है और उससे पूछते कि नीरज, इतने दिन से तुम आ क्यों नहीं रहे हो? नीरज कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे थोड़ा काम से फुर्सत नहीं मिल पा रही थी, काम थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए मेरा आना जाना नहीं हो पा रहा है। मधु कहती है कि आज अगर तुम्हें समय मिले तो प्लीज़ घर आ जाना। नीरज पूछता है क्या हुआ, कोई दिक्कत है? तो मधु कहती है नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन बस थोड़ा मन ठीक नहीं लग रहा, तुम्हारे आने से शायद मेरा मन लग जाए। नीरज हाँ में जवाब देकर के फ़ोन कट कर देता है। लगभग 2 से 3 घंटे बाद नीरज मधु के घर पहुंचता है। जाते ही उसे जैसा कि पहले से अंदाज़ा था, शिवा घर पर नहीं था। मधु के रूम में जाता है। वहाँ जाने के बाद पूछता है कि बताओ क्या दिक्कत है। मधु कहती है दिक्कत कुछ नहीं है, बस थोड़ा मन मेरा ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है, कोई तो होना चाहिए साथ में। अब इस बात पर नीरज थोड़ी देर तो चुप रहता है और उसके बाद में कहता है कि मधु, तुम मुझे अच्छी लगने लगी। मधु इस पर थोड़ी देर तक चुप रहती है, कुछ नहीं कहती। फिर उसके बाद में कहती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो नीरज कहता है कि शायद मुझे आपसे प्यार हो गया है।
इस बार मधु उसे कोई जवाब नहीं देती है। नीरज वहाँ से चला जाता है। मधु काफ़ी गहरी सोच में पड़ जाती है और उसी के बारे में सोचती रहती है। थोड़ी देर बाद शिवा का कॉल आता है। वो कहता है कि मधु, आज मैं घर नहीं आ पाऊँगा किसी काम की वजह से, तो तुम माँ का ध्यान रखना और मेरा इंतज़ार मत करना। लेकिन मधु को जैसे कि इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। पहले जब भी शिवा ऐसे कहता था तो मधु कुछ ना कुछ शिकायत ज़रूर करती थी, लेकिन इस बार मधु ने कुछ भी नहीं बोला। उसका ध्यान तो एक दूसरी जगह पर ही अटका हुआ था। अब हिम्मत करके मधु एक बार फिर नीरज को कॉल करती है। कुछ देर बाद नीरज फिर से घर आता है। मधु के घर पहुंचता है तो मधु अलमारी से कुछ निकाल रही होती है। वो धीरे धीरे पीछे से आकर के मधु का हाथ पकड़ देता है और उसके बाद में उससे अपने दिल की सारी बातें कह देता है। इस बार भी मधु खामोश थी, लेकिन लग रहा था कि उसने भी ये सब एक्सेप्ट कर लिया है। जिसके बाद दोनों एक बार फिर से कमरे के अंदर बैठते हैं। बातें लंबी होती जाती हैं और साथ ही में ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनसे कि अब वापस लौटना नामुमकिन था। यानी कि कुछ ऐसे फैसले जिनको अब रिवर्स नहीं किया जा सकता था। दोनों अब एक दूसरे को चाहने लगे थे। इधर शिवा बेचारा अपने काम में फंसा हुआ घर की सारी बातों से अनजान था। उसे नहीं पता था कि आखिर मधु घर पर कर क्या रही है। वो जब भी बाहर जाता मधु नीरज को कॉल करके अपने घर बुला लिया करती थी। लेकिन फिर आता है इस कहानी का सबसे खौफनाक दिन, 16 अक्टूबर 2016। करवा चौथ से 3 दिन पहले की बात है। शिवा अचानक से अपने घर आता है। वो बाहर से ही आवाज़ लगाता है, मधु मधु, लेकिन मधु की आवाज़ नहीं आती है। फिर वो अपने जूते उतारता है, मेन गेट से भीतर जाता है, कपड़े और बैग रखता है। उसके बाद में बेडरूम की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वो बेडरूम के पास जाता है उसे अंदर से कुछ फुसफुसाने की आवाज़ें आने लगती है। वो रुक करके एक बार उन आवाज़ों को ध्यान से सुनता है। फिर उसके बाद में शिवा धीरे से थोड़ा दरवाज़ा खोल करके उसमें से देखता है तो उसे दिखाई देता है कि मधु और नीरज दोनों उसके बेडरूम में मौजूद थे। कुछ ही पल में शिवा की पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। उसके सारे सपने, उसकी सारी उम्मीदें यकायक सारी खत्म होने लगी थी। पहले वो कुछ देर के लिए रुकता है, उसकी सांसें तेज़ हो रही थी, लेकिन फिर वो अचानक से एक झटके में दरवाज़ा खोल देता है। जैसे ही शिवा दरवाज़ा खोलता है मधु और नीरज अचानक खड़े हो जाते हैं और शिवा को देख करके दोनों घबरा जाते हैं। मधु तुरंत कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ निकल नहीं रही थी। वो कहना चाहती थी कि शिवा, तुम गलत समझ रहे हो, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। लेकिन शिवा ने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया था। अब खुद की आंखों से ज़्यादा विश्वास किस चीज़ पर हो सकता है? मतलब जो चीज़ आंखों से देख ली गई है, अब उस पर कोई दूसरा क्या कह रहा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। शिवा तुरंत अंदर जा कर के नीरज को पकड़ता है, उसके एक थप्पड़ लगाता है। उसके बाद में उससे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरी पीठ पीछे ये सारी हरकत आखिर क्यों की? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? और यही बात वो मधु की तरफ देख करके भी बोलता है कि आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैंने ऐसा क्या तुम्हारे साथ गलत किया था? इतने में नीरज अचानक शिवा को एक धक्का मारता है और शिवा तुरंत फर्श पर गिर पड़ता है। नीरज की आंखों और चेहरे पर एक अलग सा डर दिखाई दे रहा था। वो मधु की तरफ देखता है और बोलता है कि इसका काम तमाम करना पड़ेगा। अगर इसको हमने छोड़ दिया तो ये सबको बता देगा और हम दोनों की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। मधु भी उसकी ओर देख करके हाँ में सिर हिलाती है और वो तुरंत शिवा के सीने पर चढ़कर बैठ जाती है। नीरज कहता है कि इसे मारना ही होगा, लेकिन उधर शिवा बार बार मधु से कह रहा था कि मधु तुम मेरी बात सुनो, मधु मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो। लेकिन मधु एक भी सुनने को तैयार नहीं थी। पता नहीं उसे अचानक ऐसा क्या हुआ था। शिवा फिर भी मधु से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। वो तुरंत अपने दोनों हाथों से शिवा का गला दबाने लगती है। उधर नीरज शिवा के दोनों पैर पकड़ लेता है। घुटती आवाज़ में शिवा अब भी कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल पा रहा था, मैं। शायद वो मधु मधु कहना चाह रहा था, लेकिन मधु उसके गले को छोड़ नहीं रही थी। धीरे धीरे शिवा का दम घुटने लगता है। वो छटपटा रहा था, लेकिन कुछ ही देर में उसका छटपटाना भी बंद हो जाता है। अब शिवा नहीं बल्कि शिवा की लाश छत पर पड़ी हुई थी। दोनों एक बार फिर से खड़े होते हैं। खड़े होकर के एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उन्हें शायद इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि अब जो उन्होंने कर दिया है यहाँ से वापस लौटना नामुमकिन है। यहाँ से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। या तो अब उन दोनों की ज़िंदगी तबाह होगी या फिर उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे किसी को इस चीज़ की भनक तक ना लगे, और दोनों दूसरा रास्ता चुनते हैं।
यानी कि शिवा की लाश को ठिकाने लगाने का रास्ता। कमरे का माहौल काफ़ी ज़्यादा भारी हो गया था। दूसरी तरफ शिवा की लाश फर्श पर पड़ी हुई थी और उधर इन सब बातों से अनजान शिवा की माँ दूसरे कमरे में सो रही थी। उसे अंदाज़ा तक नहीं था कि उसका इकलौता सहारा, वो सहारा जिसे पाल पोस करके उसने इतना बड़ा किया, उसकी शादी की, वो अब नहीं रहा। यानी कि अब शायद वो अपने बेटे की शक्ल भी कभी ना देख पाए। लेकिन इन सब बातों से वो अनजान थी, उसे इन सब चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता था जैसे। दूसरी तरफ मधु और नीरज दिमाग को शांत करने के लिए और शांति से कुछ सोचने के लिए घर से बाहर चले जाते हैं। लगभग 5 घंटे बाद वो वापस घर लौटते हैं। घर लौट करके नीरज कहता है कि इसको हम सेप्टिक टैंक में डाल देते हैं, जिससे किसी को पता ही नहीं लगेगा। मधु को भी ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन पूरी बॉडी को एक साथ सेप्टिक टैंक में नहीं डाला जा सकता था, इसलिए उन्होंने प्लान किया कि लाश के टुकड़े करने होंगे। अब बॉडी के 3 टुकड़े हो चुके थे और रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। अब दोनों मिलकर के तीनों टुकड़ों को अलग अलग पॉलीथीन में पैक कर लेते हैं। उसके बाद में एक एक करके सेप्टिक टैंक में डालने के लिए जाते हैं। पहले नीरज सेप्टिक टैंक का दरवाज़ा खोलता है, उसके अंदर पहला टुकड़ा डालता है। धीरे धीरे करके वो सभी टुकड़ों को सेप्टिक टैंक के अंदर डाल देते हैं और उसके बाद जैसे ज़िंदगी नॉर्मल है, यानी कि ऐसे सोचते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। नीरज अपने घर चला जाता है और मधु अपने कमरे में जा कर के आराम से सो जाती है। उसके 2 दिन बाद आता है करवा चौथ का दिन, यानी 19 अक्टूबर 2016। मोहल्ले की सारी औरतें सज संवर रही थी और हर एक की निगाहें आसमान पर टिकी थी। हर कोई चांद के निकलने का इंतज़ार कर रहा था। उधर मधु भी इसी तरीके से सज संवर करके सुहागन की तरह अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रख रही थी। उसे भी चांद के निकलने का इंतज़ार था, लेकिन दूसरी तरफ उसे मन ही मन में सब कुछ चीज़ें पता भी थी कि ये व्रत वगैरह अब किसी काम के नहीं है, लेकिन वो दूसरों को अंदाज़ा नहीं लगाने दे सकती थी, इसलिए सारी चीज़ें वैसे ही कर रही थी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। कुछ देर बाद चांद निकलता है। चांद निकलने के बाद हर एक औरत अपना अपना व्रत खोलती है अपने पति के साथ, लेकिन शिवा तो मर चुका था, वो आखिर व्रत खोलने के लिए कहाँ से आता। अब दिन धीरे धीरे बीतने लगते हैं। शिवा कई दिनों से ऑफिस भी नहीं जा रहा था और उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। करीब 1 महीने बाद, यानी कि 10 नवंबर 2016 को मधु के पास उसके भाई मोहित का कॉल आता है। वो मधु से पूछता है कि दीदी जीजा जी आखिर है कहाँ। ना तो उनका कोई कॉल लग रहा है, ना उनका कुछ पता है, और ना ही वो खुद आगे से कॉल करके कुछ कह रहे हैं, यानी कुछ बता रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, कुछ नहीं। मधु कहती है कि होंगे किसी काम से बाहर गए होंगे, मुझे भी इस बारे में पता नहीं है, यानी मेरे पास भी इतना ज़्यादा कॉल नहीं आता है। हाँ आता है, लेकिन बस इतना ही कहते हैं कि काम से बाहर हूँ। लेकिन मोहित को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मधु भले ही उसको इधर उधर की बातें करके सब समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी मोहित, जो कि मधु का भाई था, उसके मन में कुछ और ही सवाल थे। वो इस बार शिवा के मुंह बोले मामा जनकराज के पास कॉल करता है, जिसने कि शिवा को रहने के लिए घर दिया हुआ था। वो भी लखनऊ में ही रहा करते थे। वो जनकराज के पास कॉल करते हैं, बोलते हैं मामा जी मैं मोहित बोल रहा हूँ। तो जनकराज कहते हैं कि नमस्ते, बताओ और सब कैसा चल रहा है। मोहित कहता है कि और सब तो बढ़िया है, लेकिन जीजा जी कई दिनों से ना तो कॉल कर रहे हैं, ना उनका कॉल लग रहा है, और ना ही हमें कुछ पता है कि वो कहाँ है। मतलब एक तरीके से गायब से। मैंने उनके ऑफिस में भी कॉल करके बात करने की कोशिश की, तो ऑफिस से भी यही जवाब मिला कि वो काफ़ी दिनों से ऑफिस भी नहीं आए। जनकराज कहते हैं कि ये तो वाकई चिंता की बात है, लेकिन मैं तो फ़िलहाल ट्रेन में हूँ, राजस्थान जा रहा हूँ। मेरा बांसवाड़ा में कुछ काम है और मुझे वहाँ कुछ दिन भी लग जाएंगे। तुम ऐसा करो, तुरंत थाने जा कर के कंप्लेंट दर्ज करवाओ, तभी जा कर के कुछ पता लग पाएगा। मोहित कहता है कि हाँ ये काफ़ी अच्छा आइडिया है, मैं तुरंत मधु दीदी को लेकर के थाने जाता हूँ। इतना कह करके वो कॉल कट कर देता है और फिर मधु के पास फ़ोन करता है। मधु से कहता है कि दीदी आप मेरे साथ चलो, मैं आ रहा हूँ। दोनों थाने चल के जीजा जी के लिए कंप्लेंट दर्ज करवाएंगे। मधु ये सुनकर के घबरा जाती है। वो मोहित से कहती है कि तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जा कर के थाने में कंप्लेंट दे आऊँगी। तो मोहित मान जाता है और वो सोचता है कि शायद दीदी चली जाएंगी, लेकिन फिर भी वो 2 दिन तक थाने नहीं गई। जब उसे लगा कि अब कंप्लेंट दिए बगैर काम नहीं चलेगा, तब जा कर के 12 नवंबर 2016 के दिन वो थाने जाती है और वहाँ जा कर के पुलिस वालों से कहती है कि मेरा पति लगभग 1 महीने से गायब है। पुलिस कहती है कि तुम हमें रिटर्न कंप्लेंट दे दो। इस पर मधु मना कर देती है। वो उन्हें कोई भी रिटर्न कंप्लेंट नहीं देती है, सिर्फ थाने में एक तरीके से सूचना दे करके ही वापस चली जाती है। अब धीरे धीरे फिर से दिन गुजरने लगते हैं। जब भी कोई मधु से इस बारे में पूछता तो मधु कहती
कि पुलिस जांच कर रही है, यानी मैंने पुलिस में कंप्लेंट दे दी है, एफआईआर करवा दी है, अब पुलिस इस बारे में जांच पड़ताल कर रही है और हम पुलिस से लगातार संपर्क में हैं। इधर नीरज का भी आना जाना शिवा के घर पर लगातार जारी था। वो मधु से मिलने के लिए आता जाता रहता था और नीरज और मधु दोनों ने लगभग मान ही लिया था कि मामला इसी तरीके से निपट जाएगा और किसी को हमारे कत्लेआम के बारे में, हमारे किए धरे पर किसी को कुछ पता ही नहीं लग पाएगा। लेकिन उनका ये सोचना गलत था। लगभग 3 महीने बाद शिवा के मामा जनकराज राजस्थान से वापस लखनऊ लौटते हैं। लौटने के बाद वो सबसे पहले शिवा के घर पर ही जाते हैं कि आखिर बात क्या है। सारी बातें वहाँ जाकर के मधु से पूछते हैं तो मधु सारी चीज़ें बता देती है, किस तरीके से वो गायब हुए। उसके बाद में उनका फ़ोन कॉल आना बंद हो गया और मधु कहती है कि मैंने पुलिस स्टेशन जाकर के कंप्लेंट भी दे दी है। तो जनकराज उनसे कंप्लेंट की कॉपी मांगते हैं। तो इस पर मधु कहती है कि कॉपी तो मेरे पास है ही नहीं, मुझे पुलिस वालों ने कोई कॉपी नहीं दी है। तो जनकराज थाने जाते हैं। थाने जाकर के वो पुलिस वालों से इस बारे में पूछताछ करते हैं तो पता लगता है कि मधु ने आकर के कहा ज़रूर था कि मेरा पति गायब है, लेकिन जब हमने उससे कहा कि रिटर्न कंप्लेंट दे दो, हम एफआईआर दर्ज कर लेंगे, तो उसने मना कर दिया और कोई रिटर्न कंप्लेंट नहीं दी। आखिरकार 25 फरवरी 2017 के दिन शिवा के मामा जनकराज एफआईआर दर्ज करवाते हैं, रिटर्न कंप्लेंट देते हैं और शिवा के गुमशुदगी के बारे में पुलिस को बताते हैं। अब जाकर के पुलिस जांच करने लगी थी। शिवा का नंबर ट्रेस किया तो पता लगा कि उनकी जो लास्ट लोकेशन थी वो लखनऊ में ही थी। मधु को थाने बुलाते हैं पूछताछ के लिए। मधु से जब पूछताछ हो रही थी तो पुलिस को उसकी बातों से कुछ शक तो हो रहा था, लेकिन इसके बाद वो मधु के पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं। पड़ोसी बताते हैं कि शिवा भैया लगभग 3-4 महीने से ना तो घर आते हुए दिखते हैं और ना ही जाते हुए दिखते हैं, मतलब उनका कोई अता पता नहीं है। करवा चौथ के दिन भी मधु ने व्रत तो किया था, लेकिन शिवा भैया तो उस दिन भी वहां पर नहीं थे। अब पुलिस का शक मधु के ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा था। पुलिस को लगा कि अगर 4 महीने से पति गायब है तो फिर मधु ने कंप्लेंट क्यों नहीं दी, सिर्फ आकर के एक तरीके की सूचना देकर के वापस चली गई। अगर किसी का भी पति 4 महीने से गायब होगा तो इस तरीके से आराम से नहीं बैठ पाएगा। उधर पड़ोसियों ने यह भी बताया कि नीरज लगातार मधु के घर आता जाता रहता था। भले ही 3-4 महीनों से शिवा खुद घर नहीं आ रहा था, लेकिन नीरज का आना जाना लगातार बना रहा था, यानी कि वो हर 1-2 दिन में मधु के घर आया जाया करता था। तो इससे भी पुलिस को थोड़ा शक हुआ। वो नीरज को बुलाते हैं, नीरज से भी पूछताछ करते हैं, लेकिन कोई अहम सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पाता है। अब मधु के भाई मोहित को भी मधु के ऊपर शक होने लगा था। वो जब भी मधु से पूछता था शिवा के बारे में तो वो यही कहती थी कि वो बाहर गया है, लेकिन सच जानने के लिए वो मधु के घर जाता है और मधु से पूछताछ करने लगता है। मधु से पूछता है कि दीदी सच सच बताओ, आखिर बात क्या है। पहले तो मधु इधर उधर की बातें करती है। जब मोहित ज़्यादा जोर दे करके पूछता है तो उल्टा उसी पर बिगड़ने लगती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। मोहित कहता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये तुम्हें अच्छे से पता है, तुम्हें मुझे सच बताना ही होगा। अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगी तो ये तुम्हारे लिए ही अच्छा नहीं होगा। जब मधु को लगता है कि अब वो चारों तरफ से घिर चुकी है, तब जा करके वो सच बताने पर आती है और मोहित का हाथ पकड़ करके धीरे से बताने लगती है कि मैं और नीरज एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और एक दिन शिवा ने हमें दोनों को साथ देख लिया था और इसीलिए हमने उसे ठिकाने लगा दिया। सारी बात सुन करके मोहित सन्न रह गया था। वो पूछने लगता है आखिर लाश कहाँ है, मतलब लाश कहाँ गई। मधु कहती है कि लाश यहीं है, घर के अंदर ही, सेप्टिक टैंक के अंदर। मोहित का दिमाग चकराने लगा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी हो सकता है। उधर मधु उम्मीद भरी निगाहों से मोहित की ओर देखती है और पूछती है कि तुम हमारा साथ दोगे ना मोहित, तुम्हें हमारा साथ देना होगा, नहीं तो मैं फंस जाऊंगी। इस पर मोहित कुछ नहीं बोलता है, सीधा वहाँ से चला जाता है। वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ जाकर के पुलिस को सारी सच्चाई बता देता है। सारी सच्चाई जानने के बाद पुलिस मधु को अरेस्ट कर लेती है। मधु को थाने लाया जाता है और उससे उस बारे में पूछताछ की जाती है। नीरज का भी नाम आता है। पुलिस नीरज को पकड़ने के लिए भी जाती है, लेकिन नीरज पहले ही फरार हो चुका था। जब उससे पहली बार पूछताछ की गई थी तभी उसे अंदेशा हो गया था कि आज नहीं तो कल सच सामने आ ही जाएगा और जब सच सामने आएगा तो मुझे भी बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए वो पहले ही वहाँ से फरार हो चुका था और किसी को भी उसके बारे में कुछ भी अता पता नहीं था। अब मधु से सारी पूछताछ करने के बाद बॉडी रिकवर करने की बारी थी। वो मधु के घर जाते हैं। बाहर बरामदे में बने सेप्टिक टैंक को खोलते हैं। शिवा के पड़ोसी भी अपनी अपनी छतों से सारा का सारा कारनामा देख रहे थे। पुलिस सेप्टिक टैंक के अंदर से शिवा की लाश के टुकड़े निकालती है
4 महीने से ज़्यादा हो चुके थे। वो टुकड़े उसी सेप्टिक टैंक के अंदर थे। वो लाश अब लोथड़े में बदल चुकी थी। मधु के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है और साल 2023 में लखनऊ सेशन कोर्ट मधु को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। उधर नीरज अभी तक फरार है, यानी कि नीरज का अभी तक कोई अता पता नहीं लग पाया। लेकिन मधु अब जेल के अंदर अपने गुनाहों की सज़ा काट रही है और दूसरी तरफ नीरज को भी अपने गुनाहों की सज़ा मिल ही रही होगी किसी ना किसी तरीके से, लेकिन जिस तरीके से उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं मिल पाई है। पुलिस को अभी तक वो हाथ नहीं लग पाया है और ये कहीं ना कहीं हमारी पुलिस की सच्चाई को भी दिखाता है। इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा जुर्म करने के बाद भी अगर हमारी पुलिस सिर्फ एक इंसान को नहीं पकड़ पाती है, जो कि सिर्फ एक नॉर्मल आम आदमी था, ना तो उसके कोई बड़े काम थे ना उसके कोई बड़े कॉन्टैक्ट्स थे, उसके बावजूद उसको नहीं पकड़ा जा सकता, तो पुलिस फिर क्या ही करेगी। लेकिन उम्मीद है कि जल्दी नीरज को भी पकड़ा जाएगा और उसके गुनाहों की सज़ा उसे भी मिलेगी।